यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के प्रोफेसर, द अमेरिकन गट प्रोजेक्ट के को फाउंडर और फॉलो योर गट के ऑथर मिस्टर रॉब नाइट आपसे एक सवाल करते हैं। जब आप आईने में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? शायद आपका जवाब होगा मैं खुद यानी इंसान। पर मेरा जवाब है आईने में आपके मानवीय रूप का 43% हिस्सा ही दिखाई देगा और बाकी की 57% सच्चाई से आप अभी भी अनजान हो। हेलो माय मिस्टिक ऑडियंस, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उस 57% हिस्से के बारे में जो हमें असली इंसान बनाता है और इंसानियत भी देता है। तो आखिर ये है कौन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे गट माइक्रोब्स के बारे में। गट माइक्रोब्स यानी बैक्टीरियाज, जिसे हम आंतों के जीवाणु कहते हैं, जो हमारे शरीर के हर एक अंग जैसे आंखों में, कानों में और माउथ से लेकर एनस तक के रास्ते में चादर फैलाकर आराम फरमा रहे होते हैं, जिसकी भनक भी हमें नहीं होती, क्योंकि ये हमारे जीवन को चलाने का काम ही तो करते हैं, जिसके बदले हम उन्हें रहने के लिए आश्रय और खाने के लिए अन्न देते हैं। तो ह्यूमंस और बैक्टीरियाज के इस अनोखे रिश्ते को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुपेशीय प्राणियों की उत्पत्ति होने से पहले एक पेशीय जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों का ही साम्राज्य था। उसके बाद इन्होंने ही तो एकजुट होकर बहुपेशीय जीवन को आगे बढ़ाने की कहानी शुरू की। इसीलिए तो इनका महत्व और स्थान हमारे शरीर में और उत्क्रांति में असामान्य है। So in this life school, they are our seniors. So respect them and take care of them. By the way, I'm talking about healthy gut bacteria, not about corona. Human body almost 15 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है और ये 15 ट्रिलियन पेशियां 100 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स को शरण देती है। मतलब हर एक पेशी में 10 सूक्ष्म जीव तो रहते ही है। यानी हमारा शरीर सेल से कम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 10 गुना ज्यादा बना है। और आप तो जानते ही है, जिसकी मेजॉरिटी उसकी बनेगी सरकार। सेल्स पे माइक्रोब्स भारी, चलेगी उनकी सारी। और एक ज्ञान की बात, अगर दुनिया के आखिरी इंसान ने भी आपका साथ छोड़ दिया ना, तो डरने का नहीं। तो ये याद रखना, ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम अकेला नहीं है रे। और ये मदद करते हैं आपके प्रॉपर डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस और स्टेबल बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए। ये माइक्रोबियल कम्युनिटी दिखती कैसी है? ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरियल कम्युनिटी ऊपर से दिखने में एक जैसी होती है, बोले तो एकदम सेम टू सेम। हम इंसानों जैसे अलग अलग धर्म का, जातिवादी का टाइप्स कुछ होता है, पर फर्क बस इतना होता है, ये एक दूसरे के गले नहीं काटते। हार्मनी से रहेंगे तभी तो जिंदा बचेंगे ना। जैसे दुनिया के अलग अलग खंड, प्रदेश और स्थान में रहने वाले प्राणियों में विविधता दिखाई देती है, उससे भी कई गुना ज्यादा लेवल की भिन्नताएं शरीर में कुछ इंच दूरी पर बैठे हुए 2 बैक्टीरियाज में होती है। लेखक के किए गए संशोधन अनुसार हमारे शरीर में एवरेज 7,000 से लेकर 36,000 तक जीवाणु के उप प्रकार होते हैं। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो शरीर में कुछ ग्रुप के बैक्टीरियाज शाकाहार पचाने के लिए बने होते हैं, तो कुछ मांस, अंडी, ब्रेड या तेल के लिए। तो जब आप एक प्रकार के ही अन्न का सेवन लंबे समय के लिए करते हो, जैसे नॉनवेज, ब्रेड या ऑयल, तो जाहिर है कि आप उसी प्रकार के बैक्टीरियल कम्युनिटी को पोषण दे रहे हो, जिससे अनहेल्दी बैक्टीरियाज की बढ़ोतरी होती है। तो गुड बग्स और बैड बग्स का रेशो बिगड़ने के कारण शरीर आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। इस अवस्था को डिसबायोसिस कहते हैं। तो अब लेखक को ये सवाल आता है कि ऊपर से एक जैसे दिखने वाले इन माइक्रोब्स को अलग अलग कैसे पहचाना जाए। इसका जवाब ढूंढने के लिए 2007 में एक उपाय निकाला गया, जिसका नाम है ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, जिसमें संशोधकों ने बैक्टीरियाज के जीन्स का अभ्यास किया। जैसे आपको पता है, हर एक व्यक्ति का डीएनए सीक्वेंस आपके बगल वाले व्यक्ति से 99.99% मैच करता है। बस 0.1% की छेड़छाड़ से इतना सारा बवाल हो गया भाई। देखा कितने सारे नमूने पैदा कर दिए हमने। बच्चा लोग उड़ने का नहीं, बैक्टीरियाज का लेवल ही अलग है। किसी भी व्यक्ति के बैक्टीरियाज के डीएनए बाजू वाले व्यक्ति के बैक्टीरियल डीएनए के साथ
बस 10% ही मैच हो सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को जितना डीएनए लेवल पे अभ्यास करके नहीं पहचान सकते, उससे कई गुना एक्यूरेट बैक्टीरियल डीएनए का अभ्यास करके पहचान सकते हैं। यही वो 90% बैक्टीरियल डीएनए कोटा है जो हर एक इंसान को वैयक्तिक और विशेष बनाता है। तो अब सवाल ये है कि हमें माइक्रोब्स की जरूरत क्यों होती है? We all know न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में माइक्रोब्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना इंसानों में और ना ही दुनिया के किसी कोने में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे जीवन आवश्यक वायुओं का मुख्य उत्पादन स्रोत माइक्रोब्स ही तो होते हैं। इसी के साथ विटामिन के, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का निर्माण करने के लिए भी माइक्रोब्स मदद करते हैं, जो बाद में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे बिहेवियरल केमिकल्स का स्वरूप लेते हैं। फूड डाइजेशन के बाद तैयार हुए फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में माइक्रोब्स मदद करते हैं, ताकि वो बाद में खून में मिक्स होके खुले सांड की तरह घूमकर हेल्दी सेल्स को भी डैमेज ना कर दे। एक इंटरेस्टिंग बात, हमारे कोलन में भी माइक्रो ब्रीवरी होती है जो हर दिन बियर बनाती है। इस प्रोसेस में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का निर्माण होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में काम आते हैं। रिसेंट डिस्कवरीज में ये देखा गया है कि माइक्रोब्स एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी ऑपरेट करते हैं। और हाँ, ओवर स्ट्रेस से शरीर के हेल्दी बैक्टीरियाज की मौत होने लगती है, जैसे एंटीबायोटिक्स लेना। ये कुछ हद तक मददगार तो होता है, पर शरीर के अंदर जाने के बाद इसका टारगेट कुछ ही माइक्रोब्स नहीं होते, सामने आ रहे सभी बैक्टीरियाज को ये खत्म कर देता है। इसलिए इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज की भी जान चली जाती है। इसीलिए एंटीबायोटिक के सेवन से शरीर को बेहद नुकसान झेलना पड़ता है। संशोधन में ये देखा गया है कि अगर शिशुओं को पहले 6 सप्ताह में एंटीबायोटिक्स के डोज दिए जाते हैं तो बाद में उनके ओबीज होने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। कुल मिला के 3 पाउंड वजन की ये बैक्टीरियल कम्युनिटी बड़ी चमत्कारी होती है। संशोधकों ने देखा है कि जैसे कोई इंसान आसपास की वस्तुओं पर डीएनए के ट्रेसेस छोड़ता है, वैसे ही वो बैक्टीरियल ट्रेसेस भी छोड़ता है। उदाहरणार्थ, कंप्यूटर्स की माउस का रोज इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को माउस के ऊपर के बैक्टीरियाज की मदद से 95% एक्यूरेसी के साथ पहचाना गया। आपको बता दें कि मोटापा, जो आज के वक्त का सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन बैड माइक्रोब्स के साथ है। ह्यूमन जीन्स की स्टडी करने पर साइंटिस्ट 60% एक्यूरेसी के साथ ये बता सकते हैं कि आगे वाला इंसान ओबीज है या नहीं, पर उसी व्यक्ति के बैक्टीरियल कम्युनिटी को स्टडी करने पर 90% एक्यूरेसी के साथ इंसान के मोटापे या पतले होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली बार हमें ये माइक्रोब्स मिलते कहाँ से है? इसका सीधा जवाब है ब्रेस्ट फीडिंग। और हम किस प्रकार से पैदा होते हैं, रेगुलर डिलीवरी या सी सेक्शन, इस पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि इन दोनों प्रकार के बच्चों में जन्म के बाद अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज देखे गए हैं। क्योंकि इन दोनों के फीकल मैटर यानी मल की जांच करने के बाद ये सामने आया कि नॉर्मल डिलीवर्ड बेबीज में वजाइनल बैक्टीरियल कम्युनिटी ज्यादा होती है, तो सी सेक्शन बेबीज में स्किन बैक्टीरियल कम्युनिटी ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे अस्थमा, एलर्जी और ओबेसिटी के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। चूहों पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 चूहों का जन्म जर्म फ्री बबल में किया, ताकि उन्हें बाहरी माइक्रोब्स का संपर्क न आए और वो माइक्रोब्स फ्री पैदा हो। उसके बाद एक चूहे को ओबीज पर्सन का फीकल मैटर खिलाया गया तो दूसरे को लीन पर्सन का। कुछ हफ्तों बाद ये दिखाई दिया कि एक चूहे को मोटापा आ रहा है और दूसरा लीन और फिट है। फिर उनके फीकल मैटर को स्विच किया गया, जिससे ओबीस चूहा वेट लॉस करने लगा एंड ऑफ कोर्स द अदर वन स्टार्टेड गेनिंग वेट। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट दोबारा हुआ जिसमें 2 माइक्रोब्स फ्री चूहों को, यानी एक को क्वाशियरकर बेबी का और दूसरे को नॉर्मल बेबी का स्टूल खिलाया गया। तो ये दिखाई दिया कि पहले वाली की इम्यूनिटी वीक हो गई है और भूखा रहकर वो एबनॉर्मल साइंस दिखा रहा था, और दूसरा चूहा परफेक्टली नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। उस एबनॉर्मल चूहे को बाद में एक्सटर्नल गुड फूड और सप्लीमेंट पर रखा गया, जिससे उसके गट बैक्टीरियाज में सुधार आया और कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लगा। साइंटिस्ट एंड ऑथर मिस्टर नाइट द्वारा किया गया सबसे इम्प्रेसिव एक्सपेरिमेंट तो ये है। इसमें उन्होंने 4 सी डिफ पेशेंट्स को बुलाया था। सी डिफ डायरिया का एक ऐसा घातक प्रकार है
जिसमें किसी व्यक्ति को दिन में एवरेज 20 बार शौचालय जाना पड़ता है। इन 4 लोगों पर पिछले 2 सालों में किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिनल ट्रीटमेंट ने असर नहीं दिखाया था। इन लोगों के फीकल मैटर की मदद से इनके बैक्टीरियल कम्युनिटीज की स्टडी की गई और उनका मैप बनाया गया, जिसमें उन्होंने कुछ एबनॉर्मल बैक्टीरियाज को नोटिस किया। इन चारों में बाद में हेल्दी नॉर्मल इंसान के हेल्दी गट बैक्टीरियाज ट्रांसप्लांट किए गए, जिसका नतीजा ऐसा हुआ कि वो एबनॉर्मल बैक्टीरियाज फीकल बैक्टीरियल कम्युनिटी में रीलोकेट होते हुए दिखाई दिए, जिससे उनके सी डिफ बीमारी के लक्षण तुरंत ही खत्म हो गए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो अब आखिरी सवाल, गुड बैक्टीरियाज को शरीर में बढ़ाए कैसे? 1. बच्चों के जन्म के समय नॉर्मल डिलीवरी को ही प्राधान्य दे, और अगर इमरजेंसी में सी सेक्शन करना भी पड़े तो आजकल सी सेक्शन बेबीज के लिए वजाइनल स्वैब टेस्ट की जाती है, जिसमें वजाइनल म्यूकस को ट्यूब में लेकर बच्चों के शरीर पर ओवरलैप किया जाता है ताकि उन्हें वजाइनल बैक्टीरियाज का एक्सपोजर मिले। 2. डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। 3. अवॉइड जंक फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स and eat variety of grains, veggies and have natural drinks. 4. Practice mindfulness, meditation, breathing practices and a little exercise more than enough. Bonus question. Can you reverse it if healthy bacteria is permanently gone? And the answer is sometimes yes, sometimes no. हम हमारे डाइट को सही करके 3-4 दिनों में बैलेंस में तो ला सकते हैं, पर गुड बैक्टीरियाज को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और पिछले 25 साल में इंसानों के बैक्टीरियल कम्युनिटीज में आज तक के सबसे तेज बदलाव दिखाई दिए हैं, जिसमें हमने हमारे इवोल्यूशन में मिले हुए कई हेल्दी बैक्टीरियाज को परमानेंटली खो दिया है। तो दोस्तों, दिस इज आवर टाइम टू लुक एट आवर हाफ ह्यूमन साइड, क्योंकि बैक्टीरिया भी है जरूरी। So this is it. Thank you so much for watching and please subscribe to my channel and click the bell icon so we will get to know each other like a family. I'm Pasparing now. Goodbye. Jai Hind.